प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन नंबर 1 संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे, इसको जान लेना ज़रूरी है। तो इस अध्याय में संसाधन का अर्थ एवं उसके प्रकार, संसाधनों का विकास और संसाधनों के विकास से जुड़ी हुई सतत कुशलीय विकास की प्रक्रिया, संसाधन नियोजन रिसोर्स प्लानिंग, भारत में संसाधन नियोजन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, संसाधनों का संरक्षण और ख़ास तौर पर भूमि संसाधन के अंतर्गत भूमि उपयोग का प्रतिरूप लैंड यूज पैटर्न, मृदा एवं उसके प्रकार तथा मृदा संरक्षण के उपायों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले संसाधन क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं, इसे जान लेते हैं। प्रकृति में विद्यमान वे सभी वस्तुएं जो कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उन्हें हम लोग संसाधन कहते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि जिन वस्तुओं को आज हम लोग संसाधन कहते हैं, जैसे खनिज संसाधन है, तो खनिज संसाधन तो पहले भी प्रकृति में था, पृथ्वी के अंदर था, लेकिन आदि मानव तो उसका उपयोग नहीं कर रहा था। उसकी आवश्यकताएं उन खनिजों से पूरी नहीं होती थी जो कि पृथ्वी के अंदर हों, तो वो खनिज आदि मानव के लिए संसाधन नहीं था। लेकिन आज के मानव के लिए वो संसाधन है, क्योंकि आज का मानव उन खनिजों को अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए उपयोग में लाता है। इसका मतलब ये हुआ कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। संसाधनों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण लाइन है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। तो अब बनाता कौन है? मानव बनाता है। कैसे बनाता है? टेक्नोलॉजी डेवलप करके मानव प्रकृति में विद्यमान वस्तुओं को उपयोगी बनाता है, तब वे संसाधन कही जाती हैं। अब हम लोग आते हैं कि संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से संसाधनों के दो प्रकार होते हैं। आप सभी बच्चे कक्षा 8वीं में भी इस बात को पढ़े हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन वे हैं जो कि मानव ने विकसित किया है, और प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो कि प्रकृति में पहले ही विद्यमान हैं और उसको मानव ने उपयोगी बनाया है। तो प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रकार आते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो नवीकरणीय संसाधन हैं, उसमें भी दो प्रकार हैं। एक तो सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि पवन और जल है, और दूसरा है जैव। जैव के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पतियां हैं और जीव जंतु हैं। अनवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत एक होता है पुनर्चक्रीय संसाधन, जैसे धातुएं हैं, सोना, चांदी, लोहा आदि जो धातुएं हैं, इनका हम बार बार रिसाइकलिंग करते हैं, पुनर्चक्रण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। और कुछ अनवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत वैसे संसाधन हैं जिनका कि पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधनों की बात की जाती है। इनका उपयोग हम लोग एक बार कर लेंगे तो वे फिर से उपयोग में नहीं आ सकती हैं। अब दूसरा संसाधन का प्रकार है मानवीय। अब मानवीय संसाधन में संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। अब मात्रा एवं गुणवत्ता यानी किसी देश में कितनी जनसंख्या है
और जनसंख्या में स्किल्ड पॉपुलेशन कितनी है, प्रशिक्षित लोग कितने हैं, क्वालिटी पॉपुलेशन कितनी है, ये मायने रखता है। इसके बाद हम लोग संसाधनों के प्रकार को थोड़ा और विस्तार से समझेंगे, एक एक करके उदाहरण के साथ। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखेंगे संसाधनों को जैव और अजैव संसाधनों में बांटा गया है। यानी जिन संसाधनों की उत्पत्ति या प्राप्ति जीव मंडल से हुई है या जिसमें जीवन व्याप्त है, उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य स्वयं, वनस्पति, प्राणी, मत्स्य, मछली, पशुधन इत्यादि, ये सब जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन जैसे कि चट्टानें हैं, धातुएं हैं, जिसमें जीवन नहीं है, उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। दूसरा, संसाधनों के वर्गीकरण का आधार है समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो इसमें है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन है। इसकी चर्चा मैंने पहले भी किया। जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, ये सब वनस्पतियाँ हैं, ये सब जो संसाधन हैं, इनको हम लोग बार बार उपयोग में ला सकते हैं। इसको हम लोग बार बार उपयोग में ला सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। अनवीकरणीय संसाधनों में खनिज और जीवाश्म ईंधन, दो की बात आती है। तो खनिज का हम लोग पुनर्चक्रण कर सकते हैं और जबकि जीवाश्म ईंधन का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। तीसरा आधार है संसाधनों के विभाजन का स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन हो गया और सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये चार वर्ग हैं। अब व्यक्तिगत संसाधन यानी जो आपकी अपनी निजी संपत्ति है, जिस पर आपका अधिकार है, उसको दूसरा कोई आपसे नहीं ले सकता है, वो आपके लिए व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे आपका घर मकान है, जो ज़मीन है, जायदाद है, ये सब आपके व्यक्तिगत संसाधन हैं। आप उसके स्वयं के मालिक हैं, उस पर सिर्फ आपका एकाधिकार है। लेकिन इसके दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो जो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हैं, जैसे कि शमशान भूमि है, चारागाह है, गांव के में पोखरे हैं, तालाब हैं, या ग्राम सभा की भूमि है, ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहे जाते हैं, क्योंकि इस पर सबका अधिकार है। ये सरकार की संपत्ति मानी जाती है और उसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं। तीसरा इसके अंतर्गत है राष्ट्रीय संसाधन। वास्तव में देखा जाए तो स्वामित्व के आधार पर तो सारे के सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन ही हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो आपको ज़मीन जायदाद प्राप्त है या जो भी है, वो आपका व्यक्तिगत हो गया, जो सबके लिए है वो सामूहिक या सामुदायिक स्वामित्व वाला हो गया। लेकिन राष्ट्रीय संसाधन तो तकनीकी तौर पर देखें या वास्तव में तो राष्ट्रीय संसाधन तो पूरे देश की संपत्ति, संसाधन जो भी है, वो सब की सब राष्ट्रीय संसाधन ही कही जाएगी। वो राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत ही आती है। अब कैसे, इसका एक उदाहरण समझ लीजिए कि आपका खेत है और आपके खेत में से सरकार चाहती है कि जन कल्याण के लिए या देश के विकास के लिए सड़क निकाले, तो सड़क निकालेगी। आपके खेत में वो बिजली का पोल गाड़ सकती है। आपके खेत के अंदर यदि पेट्रोलियम का भंडार मिल जाए
या कोई प्राकृतिक खनिज मिल जाए तो आपका खेत वो अधिग्रहण कर लेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे संसाधन ही राष्ट्रीय संसाधन हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन से पहले एक बात हम लोग और जान लेते हैं कि सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्यजीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी लगभग 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की ही संपदा कही जाती है, यानी राष्ट्रीय संसाधन ही कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इन सीमाओं से परे यानी समुद्र तट से 200 समुद्री मील की दूरी से परे जो भी संसाधन है वो अंतर्राष्ट्रीय, उस पर किसी भी राष्ट्र का अधिकार नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से वहाँ पाए जाने वाले संसाधनों का इस्तेमाल कोई भी देश कर सकता है, लेकिन वो उसका नहीं है। उसके लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इसमें आप एक बात और देखिए कि भारत के पास जो अपवर्जक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र जो हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज है, वो 200 समुद्री मील से दूर है, यानी भारत का संसाधन नहीं है, भारत का राष्ट्रीय संसाधन नहीं है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुमति से कर सकते हैं। विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। एक है संभावित संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्स। ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं, लेकिन उनका उपयोग आज के समय में नहीं किया जा रहा है, इसलिए उसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स, संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे भारत के पश्चिमी क्षेत्र जैसे राजस्थान है, गुजरात है, वहाँ पर पवन और सौर ऊर्जा जैसे संसाधनों के पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन अभी उसका विकास नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो संभाव्य संसाधन है। विकसित यानी कि जिसका हम लोग पूरा का पूरा सर्वेक्षण कर चुके हैं और जिसका हम लोग गुणवत्ता भी निर्धारित कर चुके हैं, मात्रा में भी निर्धारित कर चुके हैं और हम लोग उपयोग भी करते हैं, उसको हम लोग विकसित संसाधन की श्रेणी में गिनते हैं। इसके बाद है भंडार। भंडार शब्द जो है पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भंडार भी एक प्रकार का संसाधन है, लेकिन उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए जल 2 ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। तो भंडार है, कभी न कभी टेक्नोलॉजी विकसित होगी तो उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। संचित कोष। संचित कोष क्या है? यह भी संसाधन जो है वो भंडार का ही एक हिस्सा है। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग हम लोग सीमित पैमाने पर ही कर पा रहे हैं। तो ये क्या है? संचित कोष कहलाता है। इसके बाद है संसाधनों का विकास। तो संसाधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। यदि किसी देश में संसाधन है, नहीं है और टेक्नोलॉजी है लेकिन संसाधन नहीं है, तो वो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग वो कहाँ करेगा? इसका मतलब उस देश का विकास उतना तेज़ी से नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि संसाधन है और टेक्नोलॉजी भी है तो उसका विकास जो है बहुत तेज़ी से संभव हो सकता है। लेकिन संसाधनों के विकास से जुड़ी हुई एक प्रमुख बात यह है कि संसाधन को प्राकृतिक माना गया है
और इसलिए जो है ऐसा विश्वास किया जाता है क्योंकि ये प्रकृति की देन है, मानव ने इसको नहीं बनाया है, तो इसका उपयोग जो है सभी लोग जितना चाहें भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। और इसीलिए संसाधनों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो रहा है, उसकी मात्रा में कमी आ रही है, गुणवत्ता में कमी आ रही है। तो संसाधन समाज के कुछ तबके के पास ही सीमित है, यानी कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है तो कुछ लोगों के पास बहुत कम संसाधन है। तो ये जो डिस्पैरिटी है संसाधनों के वितरण से लेकर के वो भी पैदा हो रही है। और संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक संकट भी, इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको भी खतरा पैदा हो गया है। जैसे कि भूमंडलीय तापन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत जो है हमारी नष्ट होती जा रही है, पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है। ये तमाम समस्याएं जो है इससे जुड़ी हुई हैं। इसलिए आज के समय में संसाधनों के विकास यदि हम लोग बात करते हैं तो उससे जुड़ी हुई एक संकल्पना है कि संसाधन को यदि सुरक्षित रखना है तो सतत पोषणी विकास किया जाए। तो सतत पोषणी विकास क्या है? तो सतत पोषणी विकास पहले तो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए भी जरूरी है कि संसाधनों का सही बंटवारा हो और उसका जो है संतुलित विकास हो, और साथ साथ सतत पोषणीय विकास भी हो। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से है, यानी इसका उपयोग तो विकास के लिए किया जाना जरूरी है, लेकिन दुरुपयोग को इसमें रोका जाना चाहिए ताकि संसाधन भावी पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। ये ध्यान देने के लिए। और इसीलिए जो है क्योंकि धीरे धीरे अंधाधुंध शोषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो इससे पैदा हो रही हैं, तो ये विश्व स्तर पर सारे देशों के लिए एक चिंता का विषय हो गया। और इसी क्रम में पहली बार 1992 में जून का महीना था, 100 से भी अधिक राष्ट्र के जो अध्यक्ष थे, वो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जिस भी देश का जो हो, वो ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कि वो हिस्सा लिए। और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। और इसमें कुल 21 एजेंडा, संसाधनों के संरक्षण से जुड़े हुए कुल 21 एजेंडा तय करने की बात की गई थी। और ये भी तय किया गया था कि जो भी राष्ट्र हैं वो अपने अपने देश में अपने अपने स्तर पर जो है एजेंडा तय करें और संसाधनों के संरक्षण के बारे में सोचें, उसको लागू करें। संसाधन नियोजन की भी हम लोग बात करते हैं। तो संसाधन का नियोजन आवश्यक क्यों है? तो सबसे पहले देखिए कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। पहली लाइन है, इसको ध्यान से देखिए कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। और भारत जैसे देश में जहाँ की संसाधनों में रीजनल डिस्पैरिटी है, संसाधनों के वितरण में प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, वहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हम लोग यदि बात करें तो झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर खनिजों और कोयले के प्रचुर मात्रा में भंडार हैं। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में ये भंडार नहीं है। कहीं पर हो सकता है, जैसे पंजाब है, उत्तर प्रदेश है,
ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि मृदा संसाधन प्रचुर मात्रा में है, जहाँ पर कि अच्छी खेती हो सकती है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन वहाँ पर जो है कि खनिज संसाधन नहीं है पर्याप्त मात्रा में। तो ऐसे जो प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं देश में, ऐसी स्थिति में भारत के लिए रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ना तो हम लोग संसाधनों का विकास कर पाएंगे और ना तो देश का विकास कर पाएंगे। तो भारत में संसाधन के नियोजन से संबंधित, क्योंकि ये एक जटिल प्रक्रिया है, इतनी आसान नहीं है कि नियोजन इतना आसानी से कर दिया जाए, तो इसके अंतर्गत जो है कि बहुत सारे स्टेप उठाए गए और 2-3 स्टेप की बात आपकी किताब में की गई है, उसको ध्यान से समझ लीजिए कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना, यानी कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना और संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा का अनुमान लगाना, उसको मापना, ये सारी चीज़ें जो है तय करना कि भारत में किस राज्य में ये चीज़ें कितनी मात्रा में हैं, इनकी क्वालिटी क्या, गुणवत्ता कितनी है, ये सारी चीज़ें सर्वेक्षण करके ज्ञात करना। ये भारत में संसाधन नियोजन के लिए पहला सोपान है, पहला कार्य करने की आवश्यकता है, या यूँ कहिए कि ये काम किया जा रहा है। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं बनाना और उसको लागू करना, और जितनी भी संसाधन के विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हैं और राष्ट्रीय विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उनमें समन्वय स्थापित करना। और आप देखेंगे कि इसी उद्देश्य से 1951 से भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संसाधनों के विकास से या संसाधनों के नियोजन से जुड़ी हुई जो 3 बातें देखे हैं और उसको लागू करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हमारे देश में चलाई गई थी, उसमें कुछ चीज़ों को और भी ध्यान में रखना है कि हमने अपने देश में जो अंग्रेज जिस समय थे, जिसमें हमारा देश एक उपनिवेश था, उन उपनिवेशकारी देशों ने भी बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के यानी भारत के संसाधनों का शोषण किया था और इसीलिए अपना आधिपत्य भी किया था। तो भारत में प्रौद्योगिकी का विकास करना और संस्थागत परिवर्तन करना, ये भी बहुत ही आवश्यक पहलू है। संसाधनों के संरक्षण की अब हम लोग बात करते हैं। अब इस समय थोड़ा गांधी जी की भी बात कर लेते हैं। हमने हाईलाइट भी किया है इस मैटर को कि गांधी जी कहा करते थे कि संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता जाहिर किए थे कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तो संसाधनों के संरक्षण की अब हम लोग बात करते हैं। गांधी जी का कथन आप समझ गए होंगे कि निश्चित तौर पर जो है, जब देश में संसाधनों का विवेकहीन उपयोग होगा, अति उपयोग होगा, तो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होंगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि इसके दुरुपयोग यानी शोषण को रोका जाए, उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि देश का विकास करना है, उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन दुरुपयोग को रोका जाए। अब वो कानून बनाकर रोका जाए या जन जागरूकता के द्वारा रोका जाए या शिक्षा के द्वारा रोका जाए, ये बात अलग है, लेकिन रोका जाना चाहिए। अब हम लोग संसाधनों से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए, जान लिए हैं।
प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे भूमि संसाधन, जो कि आपका इस अध्याय में मुख्य रूप से हाईलाइट किया गया है। भूमि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में पहले हम लोग देखते हैं कि जो भूमि संसाधन है, तो भूमि संसाधन के अंतर्गत तो पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं। ये 3 हिस्से जो है भूमि संसाधन के अंतर्गत आते हैं। भूमि संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग मानव अनेक प्रकार से करता है। खेती के लिए भी करता है, उद्योग लगाने के लिए भी कर सकता है या करता है। भूमि संसाधन पर ही हमारे वन्य जीवन भी हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी हैं, परिवहन का विकास भी हमने भूमि संसाधन पर ही किया है। संचार व्यवस्थाएं भी जो है भूमि संसाधन से जुड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि भू संसाधन जो लैंड रिसोर्स है वो अति महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन यह एक सीमित संसाधन भी है। और सीमित संसाधन है तो निश्चित तौर पर जो है हमें इसका उपयोग सावधानी से करना होगा। भूमि का उपयोग करने के लिए उसका एक पैटर्न डेवलप करना होगा, जिसको आप लैंड यूज पैटर्न कहते हैं, भूमि उपयोग प्रतिरूप कहते हैं। कि यानी कितनी भूमि का हम लोग उपयोग किस काम में करेंगे। तो आपके देश में यदि देखा जाए तो 43% मैदान हैं, तो 30% पर्वत हैं और पठार जो है 27% है। तो पठार क्या है? पठार जो है कि खनिजों के प्रमुख स्रोत हैं, जीवाश्म ईंधन, वन संपदा के स्रोत हैं। मैदान क्या है? कृषि कार्य के लिए, उद्योगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। पर्वत जो है कि जल के स्रोत हैं। पर्वत प्राकृतिक पर्यावरण को संतुलित करते हैं। ये जो है पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। यानी किसी न किसी रूप में भूमि के हर हिस्से का अपना अपना महत्व है। तो हम लोग भूमि उपयोग की बात जो है कि अभी किए थे। तो भूमि उपयोग के अंतर्गत देखिए, आपको ये डायग्राम दिया गया है कि वन क्षेत्र जो है आपके देश में 18.11% है, बंजर भूमि 12.01% है, गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं वो 4.95 है, स्थायी चारागाह 4.71% है, विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के अंतर्गत जो क्षेत्र है वह 1.5% है। इसी प्रकार से कृषि योग्य बंजर भूमि है, सबका परसेंटेज दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा या देख रहे हैं। परती भूमि है, वर्तमान परती भूमि है और शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। तो ये आप यदि दोनों डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, पहला है 1960 to 61 का डायग्राम दिया गया है और दूसरा डायग्राम जो है ये 2008 and 9 का है। अब इसमें आप यदि देखेंगे तो सबसे पहले 1960 to 61 में जो आपको दिखाया जा रहा है विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत ये 45.26% भूमि का उपयोग होता था और ये 2008 और 9 में बढ़ करके 46.24% हो गया। तो इस तरह से जो भूमि उपयोग का प्रतिरूप है वो समय के साथ जो है बदलता गया है, क्योंकि समय के साथ व्यक्ति की ज़रूरतें भी, देश और समाज की ज़रूरतें भी बदलती हैं, इसलिए भूमि उपयोग का प्रतिरूप भी बदलता गया है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ शब्द भी हैं जिनके बारे में जान लें।
कि बंजर भूमि तथा कृषि अयोग्य भूमि क्या है। तो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत ये आता है। तो बंजर और कृषि अयोग्य यानी कि जो भूमि अनुपजाऊ है, जिसका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे कि हम लोग इमारत यानी घर मकान हैं इत्यादि बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, उद्योग लगाए हैं, वो गैर कृषि प्रयोजन कहलाएगा, यानी उस पर कृषि नहीं की जा रही है। परती भूमि के अंतर्गत जो है भी अन्य कृषि अयोग्य भूमि आती है, जैसे स्थायी चारागाह हैं तो उस पर कृषि नहीं हो रही है। विविध वृक्षों, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। कृषि योग्य जो बंजर भूमि है, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई है, उसको हम लोग बंजर भूमि मान लेते हैं कि ये बेकार भूमि है। परती भूमि जहाँ पर कि 1 वर्ष या उससे अधिक समय से खेती नहीं की गई है, उसको परती भूमि कहा जाता है। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती भूमि यानी बहुत पुरानी हो, जिसे कि 1 से 5 वर्ष तक जो है कि खेती न की गई हो, वो पुरातन परती भूमि हो गई। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र यानी एक कृषि वर्ष में किसी खेत पर कितनी बार खेती की गई है, यानी कितने क्षेत्रफल पर खेती की गई है, उसको हम लोग शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, जो कि सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में 2 बीघा ज़मीन है, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। 2 बीघा ज़मीन है। अब 2 बीघे ज़मीन पर आपने 2 बार कृषि की, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल उतना और प्लस हो जाएगा, तो वो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और इसको आप सभी बच्चे जो है कि ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को भेज करके हमसे निराकरण करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसको, चूँकि देश पर इस समय बहुत ही संकट आ गया है, देश हमारा जो है कोरोना जैसी वैश्विक जो बीमारी है, महामारी है, उससे जूझ रहा है। ऐसे में आप सभी को अपना ध्यान रखते हुए पढ़ाई करना है, और जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से तैयार करना है, उसका नोट्स बनाना है आपको, उसके प्रश्न उत्तर लिखने हैं। मैंने कक्षा में भी बहुत बार इस बात को बताया है कि कैसे नोट्स बनाते हैं, कैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी तैयार करते हैं, और कैसे उसका उत्तर लिखते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 फिर से देखेंगे, दूसरे दिन देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।